अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है वो ये है कि कल की क्लास जो हमने कंडक्ट की थी उसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो सीलो वन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। क्या था सीलो वन? डीसी सर्किट्स थे हमारे पास और स्टेडी स्टेट डीसी हमारे पास सप्लाईज थी। ठीक है ना। तो वो हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। लास्ट हमारा थ्योरम्स का चैप्टर था, उसके सारे थ्योरम्स हमने कर लिए। तो अब जो मैंने असाइनमेंट 2 आपको दिया हुआ है, अब उसके सारे क्वेश्चन जो भी आपने करने हैं वो सब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक। तो अब आप उसको असाइनमेंट को कर लीजिएगा, क्विज की तैयारी भी कर लीजिएगा, और ज़ाहिर है मिड भी होगा ईद के बाद, जब भी होगा तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। तो ये आप करिए। और लेक्चर मैंने आपको इसकी भेज दी थी वीडियो, देख लीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ मिसिंग हो, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। ठीक। आज हम अपना नया सीएलओ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग दीजिए सीलो टू। हेडिंग दीजिए, लिखिए। देखिए, कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर ये तीन चीजें हमेशा साथ रखा करें। तो लिखें सीएलओ टू। और सीएलओ टू में हमने क्या स्टार्ट करना है, लिखें ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। मैं लेक्चर भी शेयर कर रहा हूं, लिखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। शॉर्ट फॉर्म इज ऑपेम्स। जी, ये स्लाइड नजर आ रही है? बताइए जल्दी से। हेलो। भाई रिस्पॉन्स साथ साथ करते हैं, वरना तो ऐसे फिर बहुत टाइम लग जाएगा आप अगर आप बिल्कुल सोते रहेंगे क्लास में। और यस सर, श्योर हूँ। और ये माइक से रिस्पॉन्स करें। मैसेज मैं नहीं पढ़ता, उस पर आप रिस्पॉन्स नहीं करिएगा। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्या हेडिंग दिलवाई आप लोगों को, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, और शॉर्ट फॉर्म क्या है, ऑपएम्प। पहली स्लाइड लगा रहा हूं, ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। शॉर्ट फॉर्म इज ऑपएम्प्स। कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लिख के दिखा देता हूं। आप ओपी डैश करके एएमपी भी लिख सकते हैं, पैम्प, या इसको आप चाहें तो मिलाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, ओपी एम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। अच्छा भाई, क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये कोई कंपोनेंट नहीं है। जैसे एक रेसिस्टर एक कंपोनेंट होता है, कैपेसिटर एक कंपोनेंट होता है, ये पूरा एक सर्किट है। ठीक है। बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें मिल के लगे हुए हैं, एक पूरा सर्किट है। और जो पूरा कंबाइन करके इस तरीके से सर्किट बना दिया जाता है, उस सर्किट को हम क्या कहते हैं? बताइएगा, ये क्या चीज बनी हुई है? आप सबने पढ़ा हुआ होगा, तो कोई बता सकता है आईसी। इसका नाम? बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड यार। ये क्या कहलाता है? आईसी। आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी स्टैंड, इंटीग्रेटेड सर्किट। बिल्कुल सही, वेरी गुड जुबैर। इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है जी। आईसी। ओके। तो आइए हम जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कहता है। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डिजाइंड, बनाया जाता है, सो दैट इट परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अच्छा, पहली बात ये कि चूंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसीलिए इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, यानी उस ऑपरेशन से आया है। और वो ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। आगे क्या कहता है कि इज डिजाइन सो दैट इट परफॉर्म्स सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस व्हेन एक्सटर्नल कंपोनेंट्स सच एज रेसिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल्स। यानी कि इसके अंदर जो कुछ है वो तो अलग, वो तो एक आईसी बन गई। अब इसके जो ये जो पिंस नजर आ रही हैं आपको, कितनी है यहाँ पर? चार दिख रही हैं। तो अगर यहाँ चार हैं, तो फिर ऑब्वियसली उस साइड पे भी चार होंगी। तो ये इसके टर्मिनल्स हैं। इन टर्मिनल्स के बाहर हम जो सर्किट बनाएंगे उसको बनाकर ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करेगा। वो क्या करेगा? डेफिनेशन पढ़िए। लिखा है, एन ओपैम्प इज एन एक्टिव सर्किट एलिमेंट डिजाइन टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज, क्या हो सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एटसेट्रा, और भी करता है ये। ठीक है। लेकिन ये बेसिक दिखाए हैं कि ताकि आपको पता चल जाए, एक छोटा मोटा कैलकुलेटर बनता है। बल्कि यूं कह लीजिए, जो सबसे पुराना कैलकुलेटर है वो ओपैम्प ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि ये डिजिट्स में नहीं, थोड़ा सा एनालॉग सिग्नल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो ठीक है, लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी वही है इसकी। बल्कि इसके अलावा भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि होता है कंपैरेटर, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा, आप लिख लीजिए। ये कंपैरेटर भी के तौर पे भी यूज होता है। और एम्पलीफायर तो ये है ही, क्योंकि इसके नाम में ही एम्पलीफायर आ रहा है, तो सिग्नल एम्पलीफिकेशन तो ये परफॉर्म करेगा ही। ठीक है। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए। कंपैरेटर क्या होता है? यानी कंपेयर करना दो चीजों को, कि वो ग्रेटर है, लेस, स्मॉलर है, या इक्वल है।
ओके, अब जरा आगे चलते हैं। अब जरा पहली लाइन में देखिए एक वर्ड आ रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। वो क्या लिखा, ये वर्ड बताएं क्या लिखा हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया है? क्या है ये? जी, एक्टिव सर्किट। एक्टिव। अभी तक हमने जो पढ़े थे वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव कंपोनेंट्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो। ठीक है ना? कौन कौन से पढ़े थे? रेसिस्टर पढ़ा था, पैसिव था। इंडक्टर पढ़ा है, पैसिव है। कैपेसिटर मैंने आपको बताया था, पैसिव था। बोलो यार, सही कह रहा हूँ? ये तीनों पैसिव थे ना? यस सर। अच्छा, एक्टिव हमने सिर्फ सोर्सेज पढ़ी थी। हमने कहा था कि भाई वोल्टेज सोर्स अगर होगी या कोई करंट और करंट सोर्स होगी तो वो एक्टिव होंगी। ठीक। और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा था। तो यहाँ पर ये पूरी पूरी आईसी जो है ये एक्टिव है, बल्कि मेजोरिटी ऑफ आईसीज, या बल्कि सारी ही तकरीबन आईसीज जो होती है वो एक्टिव ही होती है। यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको एक डिफरेंशिएशन बता देता हूँ, तो उसमें आपको एक्टिव पैसिव बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है? देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि एक डिवाइस है, वो आप लेकर आए और आपने सर्किट में उसको प्लग इन कर दिया, और ये फौरन प्ले हो गई। इसको कहते हैं ना प्लग इन प्ले, यानी आपने लगाया और वो चल पड़ी। तो ये क्या हो सकती है आपके ख्याल में, एक्टिव या पैसिव? आपने प्लग इन किया और वो चल गई किसी भी सर्किट में, सर तो क्या? एक्टिव हो जाएगी। नहीं, ये पैसिव होता है। इसको नोट कर लीजिए। हर वो चीज जो खुद ब खुद काम करे वो पैसिव है। पैसिव का मतलब यही होता है ना कि बस वो डेड एलिमेंट है एक तरह से, आप उसको कुछ भी करेंगे वो कर जाएगी। ठीक है ना? खुद से कोई काम नहीं करती, तो ये क्या हो गया, पैसिव हो गया, कि आपने इसको प्लग इन किया और प्ले कर गया। लेकिन अब दूसरी डिवाइस फॉर एग्जांपल आप समझें कि आप लेकर आए, आपने उसको प्लग इन किया, मगर वो प्ले नहीं हुई, वो चली ही नहीं। फिर क्या करना है, आपने कहा यार एक काम करो, प्लग इन से पहले इसको खुद सप्लाई देके ऑन करो। पहले पहले इसको सप्लाई दो और इसको पहले ऑन करो। और इस चीज को हम कहते हैं बाइसिंग प्रोवाइड करना, यानी बाइस करना। इसको हमने बाइसिंग प्रोवाइड। वो जब एक दफा बाइसिंग दी और वो जब चल पड़ी, ठीक है ना, तो जब वो चल पड़ी तब आपने जब उस पर इनपुट दिया, तब हमारा ये आउटपुट अपेयर हुआ। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहेंगे, या ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे, एक्टिव। तो लिख लीजिए। यानी पैसिव क्या है, जो खुद ब खुद चले, और एक्टिव क्या है, जिसको चलाने के लिए बाकायदा एक्सटर्नल सप्लाई देनी पड़े। ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको वेट मशीन की मिसाल देता हूँ, वेइंग मशीन की, कि अगर आप एक वेइंग मशीन लें एनालॉग, क्योंकि एनालॉग ज्यादातर पैसिव होते हैं। अगर मैं एक एनालॉग की एग्जांपल लूं तो नॉर्मली जो इसका डायल होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, उस पे एक कांटा लगा हुआ होता है। यस और नो? यस सर। अब अगर आप इस पे आके खड़े हो जाएं तो ये निडल खुद ब खुद मूव कर जाएगी। यानी ये क्या है, प्लग इन प्ले। आपने जैसे ही इसको रख, इसके ऊपर आपने इनपुट दिया, इसने आउटपुट दे दिया। ये हमारा पैसिव है। लेकिन इसी तरीके से एक और वेइंग मशीन लेकर आओ जो कि एनालॉग ना हो बल्कि डिजिटल हो, और यहाँ पर एक पैनल दिया हुआ हो। तो अब आप इस पैनल वाली चीज पर जब आप आके खड़े होंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं दिखाएगा। आपको पहले इसमें सेल लगाने पड़ेंगे, इसकी बैक साइड पे जगह होती है सेल लगाने की। आप इसको सेल लगाएंगे, पहले ये ऑन होगा। जब इस पे डिजिट्स आ जाएंगे, ऑन हो जाएगा, देन आप जब खड़े होंगे इनपुट देंगे तब ये आउटपुट देगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एक्टिव डिवाइस। और इसके अंदर भी आईसी लगी हुई होती है। पहले हमें उसको बायस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? बोले। यस सर। ओके जी, तो चले फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है, द ओपैम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स, ट्रांसिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड डायोड्स, बल्कि और भी चीजें होती हैं। ठीक है ना? और भी चीजें होती हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, और भी चीजें होती हैं। तो ये इन सब के कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन होता है। ऑब्वियसली आईसी है ना। आईसी में आपने पढ़ा है, अगर प्रोसेसर की आईसी की बात करूं तो आप सब जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा बचपन में। प्रोसेसर की आईसी में बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इतने हजारों लाखों बल्कि करोड़ों अरबों खरबों ट्रांजिस्टर्स होते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स को जब मिला के लगाया जाता है तो वो एक आईसी बनती है। तो यहाँ पर भी वो कह रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, डायोड वगैरह लगे होंगे। और फुल आगे क्या कहता है, अ फुल डिस्कशन ऑफ व्हाट इज इनसाइड द ऑप एम्प इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। अब इसके अंदर क्या क्या कुछ लगा है वो कह रहा है, वो इस बुक, मतलब हमारा कोर्स नहीं, पूरी बुक के ही स्कोप से बाहर है। अब आप मुझे खुद बताओ, रेसिस्टर आप पढ़ चुके हो, मगर ट्रांसिस्टर ये तो आप इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, अगले कोर्स में पढ़ेंगे, अगले सेमेस्टर में। फिर कैपेसिटर अभी तक आपने नहीं पढ़े, पढ़ने हैं। और डायोड्स भी आप अगले कोर्स में पढ़ोगे। तो जब ये चीजें आपने कुछ पढ़ी नहीं तो इसके अंदर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसने ये बात इसलिए शुरू में बता दी कि इस बुक की स्कोप से ही बाहर है कि इसके अंदर पढ़ना। तो हम फिर क्या करें,
वो कहता है इट विल सफिश टू ट्रीट द ऑप-एम्प एज अ सर्किट बिल्डिंग ब्लॉक एंड सिंपली स्टडी व्हाट टेक प्लेस इट्स टर्मिनल। यहाँ जो ये बनी हुई है, इसके ये जो 4 पिन्स इधर और 4 पिन्स इधर हैं, वो ये कहता है कि बस हम इन पिन्स पे ही सारा काम करेंगे, यानी इसके टर्मिनल्स पे ही सारा काम कर लेंगे। और लकीली हमारा सारा काम इसके टर्मिनल्स के की बदौलत ही हो जाएगा, हमें अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ ब्लैक बॉक्स। कोई ब्लैक बॉक्स होता है तो हम उसके अंदर नहीं देखते, हम उसके बाहर से ही काम करते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? अब इसके अंदर क्या है और उस पर क्या करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये अगले सेमेस्टर में आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, फिर आप जब स्ट्रीम सिलेक्शन करेंगे उसमें भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम लेते हैं, हायर 2 कोर्सेज पढ़ते हैं, तब जाके आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर या इस तरह के आईसी के अंदर देखते हैं कि आईसी कैसे डिजाइन की जाती है। वो बहुत मतलब एडवांस लेवल की चीज है। इस कोर्स में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं? इसकी टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ तक क्लियर भाई? बताइए जल्दी से। यस सर। अच्छा, और ये पूरा लेक्चर जो है ना वो मतलब इसलिए ये ऑनलाइन में मतलब इतना मजेदार नहीं होता। फिजिकल ज्यादा मजेदार होता है, उसकी वजह है कि थ्योरेटिकल है, काफी ज्यादा समझने की चीजें। न्यूमेरिकल तो आगे चल के आएंगे, पहले थ्योरी हमें समझनी होगी। अच्छा, अब मैं एक स्लाइड लेकर आया हूं, वो क्या करती है, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में लेकर आया हूं। अच्छा, मैं क्यों लाया हूँ? मैं इसलिए लाया हूँ कि एक दफा बस आपको दिखा दूं, क्योंकि देखो हमने पढ़ना तो नहीं है अंदर क्या, मतलब अंदर क्या है, और ना ही उसको सीखना है ना उसको एनालाइज करना है, मगर जस्ट आपको सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ कि ये जो एक ब्लैक बॉक्स है बेसिकली इसके अंदर होगा क्या। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो दिखा दूं? स्लाइड लगाऊं, बताइए। यस सर, लगा दे। मैं इसलिए कह ठीक रहा है। हूँ कि भाई वो बहुत बड़ी स्लाइड है, मतलब बहुत बड़ा सर्किट है, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो आइए, क्योंकि हम सिर्फ वो देखने के लिए लाए हैं। इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ये देखिए जी। ये नजर आ रही स्लाइड आपको? यस सर। तो अब देखिए इसमें ये सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, तो ये जिगजैग पाथ आपको पता है रेजिस्टर होता है, तो बहुत सारे रेजिस्टर्स आपको दिख रहे होंगे। ये कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और ये जो चीज बनी है ना एरो हेड के साथ, ये ट्रांसिस्टर होता है, और इसको क्यू से प्रेजेंट करते हैं। तो ये तकरीबन आप देखें यहाँ पर ये 24-25 के करीब ट्रांसिस्टर्स इसमें लगे हैं। एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर लाया हूँ, तो लेकिन ये एक छोटा सा ऑपैम्प बनता है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स और उसको एनालाइज, सोचे कितना बड़ा सर्किट बन रहा है। ये हमें सब नहीं करना, हमें सिर्फ इसके टर्मिनल्स पे काम करना है। और टर्मिनल्स यहाँ पर ये ब्लू कलर में शो किए हैं। तो अगर गौर करें तो यहाँ पर क्या क्या शो किया, ये सप्लाई है, वीसीसी दिख रही है आपको +15, ये भी सप्लाई है, नेगेटिव सप्लाई है -V, ये क्या है, -15। तो ये आपके क्या आ गई, सप्लाईज आ गई। और यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लस का इनपुट है, ये माइनस का इनपुट है। ठीक है, फिलहाल ये चीजें देखें। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई ये क्या चक्कर है, इनपुट तो ये आपने वीसीसी और -V आपने इनपुट सप्लाईज दिखा दी, फिर ये इनपुट कहां से आ गया? इसका क्या जवाब होगा, ये बताइए जरा। ये इनपुट है कि वो इनपुट है? जल्दी से बताइए। सर इनपुट यही वाला है जो अंदर वाला है, लेकिन वो उनकी वैल्यूज बाहर लिखी हुई हैं, ऐसा होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था कि एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, कि वो अगर आप इनपुट दें वो चलेगा ही नहीं। तो ये एक्टिव डिवाइस है, तो ये है, असल इनपुट यही है Q1 Q2 का, ये असल इनपुट है, प्लस माइनस। ये सप्लाई है। यहां पर मैं अगर इनपुट दूंगा ना, ये चलेगा ही नहीं। चलाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सेल लगाने पड़ेंगे, यानी इसको सप्लाई देनी पड़ेगी। तो ये जो ऊपर VCC और -VE है, ये इसको बाइसिंग प्रोवाइड कर रहा है, यानी ये लगाएंगे तो पहले ये जिंदा होगा, ऑन होगा। जब ये ऑन हो जाएगा तब हम जब इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोले। यस सर। यस सर। ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई, फिर आगे चलते हैं। और यहां जरा गौर से देख लीजिए, इनपुट पर एक पर प्लस साइन आ रहा है, एक पर माइनस साइन आ रहा है, तो दो किस्म के इनपुट है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ये अभी आगे चल के देखते हैं क्या होगा। अब आइए जरा नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए, ये इसका थोड़ा सा और इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है। अभी हमने देखा था कि इसमें कितनी पिंस थी, 8 पिंस थी, तो ये पिंस यहाँ पे दिखाई गई है। तो देखिए जरा इसमें, अगर मैं यहाँ पर ब्लैक बॉक्स बनाऊं, तो ये ब्लैक बॉक्स हम इसको डब्बा नहीं बनाते, हम इसको ट्राइंगुलर ब्लैक बॉक्स बनाते हैं। ये बना, मैंने बना दिया। अब हम पिछली साइड में देखें तो हमारा एक आउटपुट था, तो ये बड़े मजे की बात हो गई, एक आउटपुट आ गया, ये मैंने एक आउटपुट बना दिया। मगर इनपुट दो थे, तो ये मैंने एक इनपुट बनाया, इसको इनपुट 1 कह देते हैं, और इसको इनपुट बोले 2 कह देते हैं। एक पर था प्लस साइन, एक पर था माइनस साइन। अच्छा, ये क्यों है, जाहिर है दो इनपुट है तो उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, तो एक है प्लस एक है माइनस।
तो हम इस माइनस वाले इनपुट को ये कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सॉरी इन्वर्टिंग इनपुट। क्या कहते हैं इसको, बोले? इन्वर्टिंग इनपुट। बोल नहीं रहे यार आप लोग। और जो प्लस साइड पे लगा होगा उसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। याद रहेगी बात? यस सर। प्लस वाला क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग, माइनस वाला क्या हो गया, इन्वर्टिंग, और आउटपुट एक ही है। और ज्यादा से ज्यादा हम ये दो टर्मिनल्स और शो कर देते हैं। एक क्या था, प्लस वीसीसी, और दूसरा वाला क्या था हमारे पास, माइनस, बोले, VE। ये हमारे मेन टर्मिनल्स हो गए। बोलो यहां तक क्लियर बात? सर ये प्लस वाला नॉन इन्वर्टिंग था, इन्वर्टिंग था? प्लस वाला नॉन, भाई माइनस करेगा ना इन्वर्ट, माइनस उल्टा कर देता है तो वो इन्वर्टिंग हो गया, प्लस वाला नॉन इन्वर्टिंग हो गया। सही है भाई, सही माइनस है करता सर। है ना इन्वर्ट, समझ गए? ये ठीक है। यस सर। यस सर। यानी मिसाल के तौर पर एक्स की पावर है +1 और एक्स की पावर है -1, कौन सा इन्वर्ट होगा, ये होगा ना, ये 1/x हो जाएगा। सही है। ओके सर। अब जरा आईसी देख रहे हैं, ये आईसी बनाई हुई है, इसमें ये 8 पिन बनाई हैं। तो इसमें से अगर आप देखें तो ये वाली पिन आपकी पहली इनपुट पिन है, कौन सी इनपुट पिन है, माइनस वाली, है ना? यस सर। और ये पिन नंबर 2 पे लगी हुई है। और पिन नंबर 3 पे कौन लगा हुआ है, प्लस वाला। और पिन नंबर 6 पे क्या लगा हुआ है, आउटपुट। दिख रहा है आप लोगों को? सर। पिन नंबर 2 3 को आप इनपुट के लिए यूज करेंगे और 6 को आप आउटपुट के लिए यूज करेंगे। और 7वीं पिन जो है वो बाइस करने के लिए है प्लस वाला, और चौथी पिन जो है वो बाइस करने के लिए है माइनस वाला। ये पांचों पिन से इस्तेमाल हो गई जो अभी हमने यहाँ पे बनाई है। क्लियर टू एवरीवन? सही। यस सर। अब इस पे पिन 1 जो है और पिन 5 जो है, इस पे दोनों पे क्या लिखा हुआ है, बैलेंस। तो ये खास काम के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि यहाँ ऑफसेट ना लिखा है, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ये पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 जो है ये इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, बैलेंस करने का मतलब ये इसको सेंट्रलाइज करेगा, वो भी मैं बाद में बताऊँ। अब ये आखिरी पिन बच गई 8, इस पर क्या लिखा हुआ है, पढ़े जरा। नो कनेक्शन। क्या मतलब हो इस बात का? एम्प्टी है सर। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ऑपैम्प अगर अंदर में ऑपैम्प बना दूं तो ये कैसे है, एक ये इनपुट हो गया यहाँ जुड़ा हुआ है, एक ये इनपुट हो गया यहाँ जुड़ा हुआ है, और आउटपुट यहाँ जुड़ा हुआ है। सही है। और ये वाली पिन यहाँ जुड़ी हुई है और ये वाली पिन यहाँ जुड़ी हुई है, और बैलेंस भी इसके अंदर आके ऐसे जुड़ गई। बोलो यार, सही है यहाँ तक? जी सर। यस और सर। इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है हवा में ऐसे ही। और यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है, तो फिर ये बनाने की जरूरत ही क्या थी, ये क्यों पिन लगाई आपने 8वीं, जब इसका कनेक्शन बनाना ही नहीं था, जरूरत ही नहीं थी, यूजलेस है। बताइए। ग्राउंडिंग के लिए। अरे वो कनेक्शन ही नहीं है ग्राउंडिंग के लिए, चाहिए नहीं उसके अंदर, खाली पड़ा हुआ है। भाई देखिए ना, तो फिर ये ये लग। इसलिए है कि जब आप कोई आईसी बनाते हैं तो आपको जितनी टांगे यहां बनानी होंगी उतनी टांगे तो यहां बनाओगे। अब यहाँ पर टोटल पिन हमारी 7 इस्तेमाल हो रही है, तो 7 पिन की आईसी में कैसे बनाऊं? यहाँ अगर मैं 4 बना दूं तो यहाँ क्या 3 टांगे बनाऊंगा, तो लंगड़ी आईसी हो जाएगी। अब लंगड़ी आईसी कैसी लगेगी आपको, अजीब सी नहीं लगेगी? तो आईसी में जितनी भी लेग्स होंगी वो तो इवन होनी चाहिए ना, बराबर होनी चाहिए दोनों साइड्स पर। क्या ख्याल है आपका? भाई बात समझ में आई? आईसी का जो पैकेज बनता है उसमें दोनों तरफ जो पिन्स होंगी वो हमेशा तादाद में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल 7 इस्तेमाल हो रही है, एक नहीं हो रही, तो बस हमने खाली छोड़ दी। मगर हमें पिन्स तो पूरी ही बनानी है ना। सही है, क्लियर है? यस सर। ओके। अब जरा आगे चलते हैं, और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने इस ओपैम्प पे भी बना के बता दिया, ये पिन नंबर 2 है इन्वर्टिंग, पिन नंबर 3 है, ये पिन नंबर 6 है, ये पिन नंबर 7 है, ये पिन नंबर 4 है, और 1 5 क्या है, ये बैलेंस के लिए। 8वीं बस इसमें इस्तेमाल हुई। अच्छा हाँ, आखिरी बात वो ये कि आपको आईसी का पता कैसे चलेगा कि पिंस कहाँ से शुरू हो रही है, यानी आईसी रख देता हूं मैं ऐसे करके लाकर, तो यहाँ 4 है और यहाँ पर भी 4 है। पिन नंबर 1 कौन सी होगी, कैसे पता चलेगा? कहीं नहीं चलेगा। उसके लिए ये चीज बनाई जाती है, इसको कहते हैं नॉच। क्या कहते हैं इसको, बोले? नॉच। जब आईसी आप लेंगे तो हमेशा एक नॉच मिलती है, नॉच को आप ऊपर की तरफ रखिए, ऊपर की तरफ। इसके जो उल्टे हाथ पे होगा ना, लेफ्ट हैंड, ये पिन नंबर 1 है। तो आप बना ले बाकी। आप कहेंगे ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और 4 के सामने 5 होता है। ये 6 होगा, ये 7 होगा, और ये 8 होगा। इस तरीके से आप तमाम पिन्स को लाइक दिस आप नंबरिंग कर सकते हैं। क्लियर टू सर इससे एवरीवन? ज्यादा पिन वाली होती हैं? हाँ हाँ, क्या हो गया, प्रोसेसर की ऐसी नहीं देखी है?
हजारों, उसमें तो हजारों तो नहीं, उसकी खैर बहुत बहुत सारी पिन होती है, चारों तरफ होती है उसके तो, है ना। खैर, अब आईसीस तो बहुत सारी होती है यार, सेवरल। अभी आप देखेंगे, आप लैब में जाएंगे, आप बहुत सारी आईसीस पे काम करेंगे, तो आईसीस बहुत सारी होती है। ये तो हम बड़ी सबसे सिंपल आईसी पढ़ रहे हैं, यूं समझ लिया। यहाँ तक क्लियर भाई बात। यस सर। चले फिर आगे चलते हैं। ओहो, क्वेश्चन आ गया एक। जी पढ़िए, क्या कहता है, आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टर्मिनल्स रिक्वायर्ड बाय अ सिंगल ऑप एम्प? एक सिंगल ऑप एम्प के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ टर्मिनल्स चाहिए? क्या कहेंगे आप लोग? अभी आपने देखा था 8 टर्मिनल्स हमने देखे थे, मगर हमें तो मिनिमम चाहिए ना, मिनिमम कितने होने चाहिए? 7। हाँ नहीं, मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा, मिनिमम हमेशा 5 होते हैं। कैसे? अभी बनाए थे, 2 इनपुट 1 आउट, माइनस प्लस, ये इनपुट हो गया V1, ये आउटपुट, और ये आउटपुट आ गया। भाई ये तो लाजमी आएगा ना, इसका तो मतलब कोई चारेकार ही नहीं है, ये तो समझ लें इसकी सांस है। V1 V2 क्या है? इनपुट। और V आउट क्या है? आउटपुट। लेकिन साथ में जब हम इसको ऑन करेंगे तो दो हमारे पास क्या आ जाएंगे टर्मिनल सप्लाई के, VCC और माइनस VEE। तो ये 5 टर्मिनल्स तो चाहिए ही चाहिए। और जो 2 टर्मिनल्स बाकी बचे ना, वो बैलेंस के लिए, वो हमेशा इस्तेमाल नहीं होते, कभी कभी होंगे, तो वो मैं बता दूंगा क्या हो। तो मिनिमम इसका आंसर क्या है? 5। सही है, यहां तक क्लियर? यस सर। नेक्स्ट पढ़े। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टर्मिनल्स रिक्वायर्ड ऑन एन, स्क्रॉल कर देता हूं, यहां पर आंसर आ गया 5। What is the minimum number of terminals required on an IC package containing 4 op-amps quad? यानी एक आईसी है, बड़ी सी, बड़ी सी आईसी, उसमें 4 op-amps हैं एक ही आईसी में। तो अब इसके कितने होने चाहिए बताएं, मिनिमम? इसके टर्मिनल्स कितने 20 होने सर। चाहिए? सॉरी। 20 20। हाँ 20 20। देखें, कॉमन सेंस का आंसर बिल्कुल ठीक है कि अगर एक के लिए 5 है तो 4 के लिए कितने होंगे? 20। मगर एक्चुअल में जवाब गलत है। अब जरा सोचिए क्या हो सकता है। आउटपुट तो सर एक ही होगा ना। सर आउटपुट तो दोनों का एक ही होगा, वीसीसी और वीईई। दोनों का आउटपुट एक, क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। दो कहाँ है? 4 है यहाँ मतलब ये op-amps। जो चारों आईसीज हैं, इन सबका हमारे पास जो इनपुट लगाएंगे वीसीसी और वीईई, हाँ, वो अच्छा सर अच्छा अच्छा। सेम नहीं होगा। तो कितनी पिंस हो गई फिर? आंसर करो, बोलो। सर बता ही नहीं रहे यार। सर 14 हो जाएंगी फिर। 14, बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताएं, ये 12 पिंस तो हर सूरत आएंगी, क्योंकि ये इसका इनपुट आउटपुट, ये इसका इनपुट आउटपुट, ये इसका इनपुट आउटपुट, ये तो जाहिर आपस में नहीं जुड़ सकता, अलग अलग ओपैम्प चल रहे हैं। तो 4 3 12, 12 पिंस तो कहीं नहीं गई। क्या ख्याल है आपका? ये तो 100% चाहिए। सही है, बोलते नहीं यार, यस सही है। सर। जी जी अब सर। इनको बाइस करना है ना, तो बाइस करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हम ये कर सकते हैं कि हम बाइसिंग एक ही ले लेते हैं, और वही बाइसिंग जो सिर्फ ऑन करना है ना, इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, इसको भी। इसी तरीके से नेगेटिव वाली भी हम यहां से लाकर हम सारे को दे देंगे। तो इसका मतलब मजीद सिर्फ 2 पिंस और चाहिए इसके ऊपर। तो अगर सिर्फ 2 पिंस और चाहिए तो हमारे पास, यार क्या मुसीबत है, 2 पिंस और चाहिए तो हमारे पास टोटल पिंस कितनी हो गई? 14। तो टोटल पिंस कितनी हो गई, बोले? 14। तो इसका आंसर कितना हो गया? 14। सही है, बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके, आगे चलते हैं। अब जरा हम, हाँ यहां पर मुझे एक और चीज बतानी पड़ेगी आपको, वो क्या? देखिए, ये जो इसके इनपुट समझ लें आप पहले। ये जो इसके इनपुट्स होते हैं ना, यहां समझे, ये मैं दोबारा बना रहा हूँ, ऑप-एम्प मैंने बनाया, ये 2 इनपुट है, सही है, V1 और V2, और एक इसका आउटपुट है, V आउट। तो ये जो दोनों इनपुट्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं डिफरेंशियल इनपुट्स। लिख लीजिए इसको, इनको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इनपुट्स। अच्छा, क्यों कहते हैं डिफरेंशियल इनपुट्स? ऑब्वियसली दोनों का साइन अलग है, तो डिफरेंस डिफरेंस ही होगा ना, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या होगा? डिफरेंस होगा, तो डिफरेंशियल इनपुट्स। अगर दोनों प्लस होते
या दोनों माइनस होते तो एडिटिव होता। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हूं? दोनों प्लस होते तब भी ऐड हो रहा होता, दोनों माइनस होते तो साइन माइनस आता, मगर फिर भी ऐड हो रहे होते। मगर एक प्लस है, एक माइनस है, तो ये तो कभी भी ऐड नहीं हो सकते, हमेशा डिफरेंस डिफरेंस करेंगे। तो ये क्या हो गया? डिफरेंशियल इनपुट्स। ये जो मैं डायग्राम दिखाई थी, तो इसमें ये जो सर्किट बना हुआ था ये वाला, ये जिसमें प्लस इनपुट आ रहा है माइनस इनपुट आ रहा है, एक खास सर्किट है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। अब जाहिर है ये अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको आइडिया नहीं, मगर ये होता डिफरेंशियल है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इनको हम डिफरेंशियल इनपुट्स कहते हैं। भाई आवाज आ रही है? बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। तो ये काम कैसे करता है? ये ऐसे करता है कि इसका आउटपुट कैसे निकलेगा। आप कहेंगे सर आउटपुट होता है इनपुट टाइम्स, अच्छा चूंकि एम्पलीफायर है ना, एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है? आप जो इनपुट देंगे वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर आउटपुट आएगा। बड़ा कितना होगा उसको हम ए कहते हैं। ए कहते हैं इसमें कितना वोल्टेज गेन हुआ, और टाइम्स इनपुट। अब इनपुट में क्या लूं? दो हैं, तो चूंकि दोनों डिफरेंशियल है तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस का कौन है? V2, और माइनस का कौन है? V1। तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका। क्या ख्याल है आपका? आउटपुट किसके बराबर होगा? V2 माइनस V1, यानी डिफरेंशियल इनपुट इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा जितना इसमें इसका एम्पलीफायर का जितना गेन होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर दोनों पर 5 वोल्ट अप्लाई कर दूं, सपोज दैट, बताएं आउटपुट कितना आएगा? जी, जीरो हो जाएगा। ए की वैल्यू चले 1 ले लें फॉर एग्जांपल। अब बताएं कितना आएगा? जीरो हो जाएगा सर। जीरो हो जी, जाएगा ना सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा, मैं इसलिए कहता ए को ए 1 नहीं होता, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू का होता है। मतलब ए की कोई भी वैल्यू हो, अगर दोनों 5 कर दूंगा तो आंसर 0 नहीं हो जाएगा? यस सर। अच्छा, इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा था कंपैरेटर बनता है। तो देखो कंपेयर किया ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर, इधर देखिए मैं एक बात समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर अननोन वैल्यू देता हूं एक्स, और यहां पर भी अननोन वैल्यू देता हूं वाई, मुझे नहीं पता है कौन सी है, और आउटपुट 0 आ गया, तो हमें ये नहीं पता चल गया एक्स इक्वल टू वाई? यस सर। तो कम से कम हमने इक्वल वाला ऑपरेशन तो परफॉर्म कर ही लिया, आज की क्लास में कर लिया। क्या ख्याल है आपका? जी जी सर। तो इक्वल कैसे पता चला? अगर आउटपुट 0 है। तो अब हमें इससे समझना क्या है कि आउटपुट 0 आएगा कब? जब इनपुट हमारा सेम होगा। अब ये पिन मैं समझाना चाह रहा था 1 और 5 आप, तो इसके समझाने के लिए मैंने सारी बात की कि बैलेंस क्या कर रहा है। तो अब मैं दोबारा आपसे कहता हूं कि अब फॉर एग्जांपल आप लेते हैं एक ऑप एम्प, ठीक है, आप यहां पर भी 5 वोल्ट देते हैं, यहां पर भी 5 वोल्ट देते हैं, तो आइडियली क्या आना चाहिए? आइडियली क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए या नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन सपोज दैट ये ना हो, ऐसा आ जाए 0.2 वोल्ट, या आ जाए -0.01 वोल्ट, ये अगर ये आ गया या ये आ गया, तो ये बात सही है या गलत है? सर आइडियली तो गलत होगी, वैसे शायद चाहिए। नहीं नहीं, हम आइडियल 0 आ रहा है, आना क्या चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए क्या? आना तो जीरो ही चाहिए। भाई अभी मैंने आपसे कहा था एक्स और वाई मैंने दिया, एक्स की वैल्यू 5 थी, वाई की वैल्यू 5, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था? एक्स इक्वल वाई आना चाहिए था या नहीं? यस सर। मगर या तो अगर इस ऊपर वाला केस को कब भी नहीं आ रहा, नीचे वाला केस को कब भी नहीं आ रहा, तो ये सही कैसे हुआ? गलत हो गया ना? बोले? बोलते नहीं यार, बोलो ना भाई। सर समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। है, समझ नहीं आ रहा? चलो दोबारा बता देता हूँ। मुझे मेरा सवाल, सवाल तो खैर कोई मुश्किल नहीं था, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। मेरा सवाल ये था कि यहाँ पर मुझे बताएं यहाँ तक, अगर दोनों जगह 5 दूं तो आइडियली 0 वोल्ट आना चाहिए। जी सर। यस सर। लेकिन मैं कह रहा हूँ सपोज दैट आपने लैब गए, आपने 5 5 लगाया, मगर आंसर ये आने के बजाय आ गया 2 वोल्ट, या आ गया -3 वोल्ट। क्या ये सही जवाब आ रहा है? ये सवाल पूछा है, आप कहना समझ में नहीं आ रहा। इसमें ना समझ आने की क्या बात हुई? नहीं सर। तो गलत है ना? यस सर। यस बस ये सर। पूछ रहा हूँ, तो आप कह रहे हो मेरी समझ भी नहीं आ रहा। भाई गलत जवाब आया कि नहीं आया? आया सर, गलत है। हाँ, तो यस ये सर। जो गलत जवाब आ रहा है, इस गलत को हम क्या कहते हैं? एक बहुत खास नाम है इस गलत का, और वो नाम आप इंटरमीडिएट से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हर लैब में आप करते हैं। इसको कहते हैं जीरो एरर। ये आप लोगों ने वर्ड सुना है या नहीं सुना? भाई लैब परफॉर्म करते थे ना, जब ऑपरेटर्स आप देखते थे, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, तो वहां जीरो एरर कैलकुलेट नहीं करते थे उसका? फिर खामोश हो गए सारे।
भाई यस वर्नियर सर। कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज आप लोगों ने कभी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया? यस सर। तो उसका जीरो एरर कभी नहीं निकाला, या कभी नाम नहीं सुना ये? सुना है सर। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ भाई, मेरे साथ भी बोल लो यार, मेरा क्यों रोजा लगवा रहे हो? जवाब तो दो। तो बच्चों ये जीरो एरर कहलाता है। जीरो एरर का मतलब ये होता है, इसको समझने अच्छे तरीके से, कि जीरो एरर का मतलब ये कि यार जीरो आना चाहिए था, नहीं आ रहा तो जीरो एरर आ गया ना, इसी को तो जीरो एरर कहेंगे, कि भाई जीरो नहीं आ रहा, एरर आ रहा है। ये 2 वोल्ट नहीं होना चाहिए था जीरो, ये -3 होना चाहिए था जीरो, तो ये क्या है? जीरो एरर। तो इसको रिमूव करने के लिए वो दो पिंस है बैलेंस की, जो हमने वो बैलेंस की पिंस लगाई थी ना, जिसको हम बैलेंस कह रहे थे, तो वो इस जीरो एरर को रिमूव करने के लिए। अच्छा, अब ये रिमूव होगा कैसे? मैं आसान तरकीब से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेट मशीन ले, ठीक है, अभी बहुत बड़ी ले ली, चले, ये इसका डायल है, ये है 50 kg, ये 0 kg, और ये आपका है 100 kg। और इसके इसके मीटर की सुई जब आप ऊपर खड़े नहीं, तो क्या यहाँ नहीं होनी चाहिए? बताओ। यस सर। सर। यस। यहाँ होनी चाहिए, सही है ना? मगर फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है, तो ये तो जीरो से नीचे गई हुई, तो ये जीरो एरर नहीं आ रहा। जी सर, जीरो एरर। यस सर। अच्छा, ये भी हो सकता है वो यहाँ ना हो, बल्कि वो यहाँ पर हो, तो ये भी जीरो एरर है। क्या ख्याल है? यस सर। तो ये यस वाला सर। ब्लू ब्लू वाला कौन सा एरर हो गया? पॉजिटिव जीरो एरर। और ब्लैक वाला कौन सा हो गया? नेगेटिव जीरो एरर। जैसे यहाँ पर हमने दो दिखाए थे, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, तो दो किस्म के एरर आ सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? जी सर। यस यस सर। सर। इसको फिर इसका इसका फिर हल क्या निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपका वजन है 70, आपका वजन है 70, ठीक है। अब आप खड़े हुए इस काले वाले पर, काला वाला ऑलरेडी नीचे गया हुआ है, कितना गया हुआ? -10 गया हुआ है। और आपका वजन जो है वो, जब आप खड़े हो गए तो ये आपको 60 शो कर रहा होगा। क्यों? आपका तो 70 था, 60 क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे था। इस जीरो एरर को रिमूव करने का क्या तरीका होता है, कि आप इसका उल्टा ऑफसेट डाल दें, इसको ऑफसेट कहते हैं। तो ये -10 है, तो जो भी रीडिंग आएगी आप उसको +10 कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर 70 आ जाता है। यही आप इंटर में करते थे। क्या कहना है आपका? बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। और इसी तरीके से अगर मैं बिलू में ले लूं, कि अगर आप बिलू वाले इस पर खड़े थे, तो ये फॉर एग्जाम्पल 20 पे था, आपका वजन 70 है, तो जब आप इस पे खड़े होगे तो आपका वजन तो 90 आना शुरू हो जाएगा, 90। आप पागल हो जाएंगे कि अरे यार 90 आ गया, रोजे रख रहा हूँ फिर भी 90, क्या करूं? तो असल में 90 नहीं था, ये जीरो एरर था। 20 तो ऑलरेडी आ रहा था उस पर। इसका हल क्या है? आप फाइनल रीडिंग में से प्लस का जीरो एरर, तो आप उल्टा कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे। बात समझ में आई? यस यस सर। सर। यस। यार आप तो पढ़े लिखे लोग हो, आप तो टेक्निकल पढ़ रहे हो, ये तो यार सब्जी वाले करते हैं। जब सब्जी वालों का तराजू सीधा नहीं होता तो पत्थर रख देते हैं, आपने देखा होगा। जी सर। तो जब उनका जी सर। उनका उनका जीरो एरर आ जाता है, जब तराजू उनका खराब हो जाता है, तो वो खाली तराजू भी बैलेंस नहीं होता, तो वो क्या आ जाता है? जीरो एरर। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? बैलेंस करने के लिए पत्थर रख देते हैं, और फिर उसके बाद तोलना शुरू करते हैं। तो वो भी तो बैलेंस की पिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप ओपैम में बैलेंस की पिन इस्तेमाल करेंगे, वो भी बैलेंस की पिन इस्तेमाल करेंगे। और बैलेंस की पिन इस्तेमाल करके आप इसको कहते हैं ऑफसेट नल। नल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने इसको जीरो बनाना है। ये देखें, ये पिछली वाली डायग्राम पे अगर मैं आऊं, यहां पर ये क्या लिखा था? ऑफसेट नल। तो ये बैलेंस की पिंस बेसिकली आप यहाँ वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं, और उसको जीरो लेकर आते हैं सेम इनपुट पर। सेम इनपुट पर जैसे जीरो आएगा, फिर आप वहां छोड़ देंगे। और जैसे तराजू वाला पत्थर रखता है, और फिर जब वो बैलेंस हो जाता है, तो वो पत्थर हटाता नहीं है, पत्थर रख के उसके बाद तोलना शुरू करता है। इसी तरीके से जब आप बैलेंस करेंगे, यहाँ वोल्टेज देना शुरू करेंगे 1 पर और 5 पर, जैसे ही यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यानी उस टाइम आपका बैलेंस हो गया, अब आप वो वोल्टेज फिक्स छोड़ देंगे, फिर आप अपना काम करते रहेंगे, आपके सारे रिजल्ट सही आएंगे। तो ये बेसिकली ज्यादातर थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल से रिलेट करता है, लैब में आप इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो लेकिन पिंस हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा मैं आपको बता देता हूँ। जी यहाँ तक बताएं, ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। यस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऑफसेट, सॉरी, इसमें जीरो एरर का ये भी था मसला, कि यार आप लोग, हम लोग करके तो आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं क्लियर होता। मैं भी उनमें शामिल था। मैं जब पढ़ता था, तो मुझे जीरो एरर कभी भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, बस फिर मैंने क्या किया, बस सीख लिया कि भाई जीरो एरर होता है, ऐसे निकलता है, और ऐसे उसका ऑफसेट करके खत्म करते हैं। लेकिन लॉजिक थोड़ी सी मेरी क्लियर नहीं हुई थी, तो हो सकता है आप में से कोई हो, तो मैंने इसलिए इतने डिटेल में बताया, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर बात क्लियर हो जाए। कोई सवाल है तो पूछिए जल्दी से। सर लेकिन हम इसे बैलेंस किस चीज से करेंगे? वोल्टेज से। देखो कैसे करेंगे ना, वो तो लैब में आप सीख लोगे। आपको असल में यहाँ कॉन्सेप्ट सीखना है, करना कैसे है, वो तो वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तब हो जाएगा, वो तो आप जब पूरा सर्किट बनाओगे ना, तब आप देखोगे। ठीक है?
बात समझ में आ गई भाई? अच्छा, टाइम मेरे ख्याल से खत्म ही हो गया, आपकी अगली क्लास शुरू हो जाएगी, तो मेरे ख्याल है यहीं तक रख लेते हैं। कोई और सवाल है तो पूछ ले, वरना फिर हम कल इसको कंटिन्यू करते हैं। सही है? ठीक है सर। अच्छा, मैं अटेंडेंस ले लूँ उसके बाद फिर। हाँ, चले ठीक है। कल इंशाल्लाह हमारी भाई ईद से पहले की आखिरी क्लास होगी, तो आप सब लाजमी आइएगा। और बाकी है कि बस अपनी तैयारी अच्छी रखें। ठीक है बच्चों? चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ सर।